बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। दोस्तों, एमकेसी क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज का जो अपना टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब बात करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में क्या होगा? चालक। चालक किसे कहते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो, जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित हो, धारा सुगमता से प्रवाहित हो। क्लियर? जैसे चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम आदि। क्लियर? अब बात करें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा इसमें आसानी से फ्लो होता है और इसमें जो मेन फंक्शन है, जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप जो होता है वो जीरो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर की जो एनर्जी गैप होती है वो जीरो होती है। क्लियर? कंडक्टर की जो एनर्जी गैप होती है वो जीरो होती है। पूछता क्वेश्चन में सबसे शुद्ध चालक है, तो सबसे शुद्ध चालक जो होगा वो चांदी होगा। चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? अब बात करते हैं इंसुलेटर की। ये तो रहा कंडक्टर। अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब अचालक, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो। तो मतलब जैसे कागज, रबड़, माइका आदि। तो जिसमें धारा फ्लो ना हो वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर, मतलब अचालक। तो इसका जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप ये होगा 5 pb। क्या होगा? 5 pb। कितना होगा? एनर्जी गैप जो होगा वो 5 pb होगा। इसमें धारा फ्लो आपका नहीं होगा एज ए इंसुलेटर। क्लियर? अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक। सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना ही होगी? 4 होगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होता है। बहुत पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो सेमीकंडक्टर के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 4 होगा। याद रखिएगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर? इसका जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जो होता है ये होता है 1 eV। कितना होता है? 1 eV। और जो सेमीकंडक्टर के गुण हैं, ये गुण चालक और अचालक के बीच की है। ये गुण जो है वो अचालक मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के गुण रखने वाले को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक। अब बात करें, इसका जो एनर्जी गैप है 1 eV है और जो कंडक्टर का एनर्जी गैप है वो 0 है और इंसुलेटर का एनर्जी गैप 5 pb है। मतलब इस 5 pb
एक इंसुलेटर को चालक बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद हो सकता है ना बने, इसलिए उसको हम छोड़ते हैं। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, जिसमें कम एनर्जी लगा के हम एक अर्धचालक पदार्थ को चालक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे परिवर्तित करेंगे, इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे। एक लाइन और यहाँ पे नोट के तौर पे लिख लें, शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध उच्च होता है, उच्च होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इस तरीके से हमने देखा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में, कौन क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करते हैं? सेमीकंडक्टर की। बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। जो इसका एनर्जी गैप है वो है 1 eV। कितना है? 1 eV। अब यदि इस सेमीकंडक्टर में हम मिला दें इम्प्योरिटी, क्या मिला दें? इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियां। क्या मिला दें? अशुद्धि मिला दें, तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये बन जाएगा आपका चालक एज ए कंडक्टर। क्या बन जाएगा? कंडक्टर मतलब चालक। क्लियर? जब सेमीकंडक्टर में हम अशुद्धियां मिला दें, अशुद्धियां किससे मिलाएंगे? उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा। उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा यदि हम सेमीकंडक्टर में उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियां मिला दें तो वो कंडक्टर के तरह व्यवहार करने लगता है, जो वो कंडक्टर बन जाता है। अब बात करें, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। और जब ये चालक बनेगा तो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक। क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक। मतलब इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक बनेगा तो ये हो जाएगा अशुद्ध अर्धचालक। क्या हो जाएगा? अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक का जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो कम होगा, जिससे इसमें धारा फ्लो होने लगेगा, और शुद्ध अर्धचालक का रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, जिससे धारा इसमें बहुत कम फ्लो होगा, ये ना के बराबर होगा। तो ये बात समझ में आ रही है? जब हम सेमीकंडक्टर में उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियां मिलाते हैं तो ये कंडक्टर का रूप धारण कर लेता है। तो जब हम शुद्ध सेमीकंडक्टर की बात करेंगे इसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक, और जब अशुद्धियां मिलाने के बाद जो अशुद्ध अर्धचालक बनेगा वो बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक। और ये जो प्रक्रिया कहलाएगी, ये जो उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियां मिलाई जा रही हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोला गया डोपिंग। तो सेमीकंडक्टर में उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा इम्प्योरिटी को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला गया? डोपिंग। और डोपिंग करने के बाद वो सेमीकंडक्टर रूप धारण कर लिया एज ए चालक, एज ए कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगा। अब जब कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगा तो इसको बोला गया अशुद्ध अर्धचालक, और इसका इंग्लिश में नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक कैसे बनाया जा सकता है, या इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाएगा? तो उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियां मिलाकर, उष्मीय प्रक्रिया के द्वारा अशुद्धियां मिलाकर, और यह विधि कहलाएगी डोपिंग। क्या कहलाएगी? यह विधि कहलाएगी डोपिंग। इतना बात समझ में आ गया? अब जब हम इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बना दिए, अशुद्ध अर्धचालक बन गया, तो यहाँ पे दो पार्ट में बट गए।
जो अशुद्धियाँ मिलाई गई ये दो भागों में बंट गई। जब ये बनाया गया तो एक बना पी टाइप, एक बना पी टाइप और एक बना एन टाइप। दो अर्धचालक का निर्माण हुआ, एक पी टाइप का हुआ और एक एन टाइप का हुआ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसके आगे देखते हैं। अब जब हम डोपिंग प्रोसेस से इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक के रूप में धारण कर लिया तो अब बनेंगे, एक पी टाइप बनेगा, पी टाइप और एक बनेगा एन टाइप। पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंसेस की। अब यदि पी टाइप पदार्थ है तो इसमें त्रिसंयोजी, क्या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाएंगी। और एन टाइप में पंचसंयोजी, पंचसंयोजी अशुद्धि। बात समझ में आ रहा है? एन टाइप में पंचसंयोजी अशुद्धि और पी टाइप में त्रिसंयोजी, जिसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट, और यहाँ बोलते हैं पंचसंयोजी को पेंटावेलेंट। क्लियर? अब हम त्रिसंयोजी के तत्व कौन कौन से हैं? त्रिसंयोजी का ट्रिक याद करेंगे। आलू, बैगन, गाजर, इंथैला। बात समझ में आ गई? आलू, बैगन, गाजर, इंथैला, एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम और टाइटेनियम। आलू, बैगन, गाजर, टिंगा या इंथैला। तो ये त्रिसंयोजी तत्व हैं। तो पी टाइप में अशुद्धियां कौन सी मिलाई गई? ट्राइवेलेंट मिलाई गई। त्रिसंयोजी तत्व और कौन कौन सा मिलाया गया? चाहे एल्युमिनियम मिलाओ, वेरियम मिलाओ, एल्युमिनियम, बोरान या गैलियम या इंडियम या टाइटेनियम मिलाओ। क्लियर? अब बात करते हैं पंचसंयोजी में। पंचसंयोजी में बात करते हैं तो कौन कौन सा मिलाया गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विखारी। याद रखिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब विखारी। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ, और ये क्या है? एसबी। ठीक? तो पंचसंयोजी अशुद्धियां मिलाई गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। तो इस तरीके से पंचसंयोजी याद रखिएगा। पंचसंयोजी में कौन कौन है या त्रिसंयोजी में कौन कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है? और पी टाइप त्रिसंयोजी है, इसलिए इसको बोला गया एक्सेप्टर। क्या बोला गया? एक्सेप्टर। और एन टाइप पंचसंयोजी है, इसलिए इसको बोला गया डोनर। क्या बोला गया? डोनर। अब एक्सेप्टर पे आपका आएगा ऋण आवेश। क्या आएगा? निगेटिव आयन, निगेटिव आयन। और यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव आयन। क्लियर? तो जब पी टाइप में जो एक्सेप्टर बोला जाएगा इस पे आएगा नेगेटिव आयन, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है ना, तो नेगेटिव हो रहा है। और पंचसंयोजी एक दे रहा है तो ये बोला जाएगा पॉजिटिव आयन। इसको बोलेंगे क्या? डोनर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपका यूपीआरवीएनएल में क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं अगर पी टाइप में, तो पी टाइप में क्या होगा? पी माने क्या होता है? पी माने होता है पोल। ध्यान सुनना, पी मतलब होता है पोल और पोल माने होल। पोल माने होल। तो पी माने पोल, पोल माने होल। तो पोल में होल की संख्या कितनी होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे होल्स की संख्या क्या होगी? होल की संख्या ज़्यादा होगी। किससे? इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ होल्स मेजॉरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होता है। जबकि एन टाइप में जब एक जगह पोल होल हो गया तो एक जगह बचा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा ये बहुलता होगा होल की तुलना में। यहाँ होल्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की बहुलता होगी। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की बहुलता एज इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होगा और होल्स माइनॉरिटी होगा। जबकि बात करें हम पी टाइप में तो यहाँ होल्स मेजॉरिटी में होगा और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं एन टाइप में। जो एन टाइप में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, एन टाइप में जो जर्मेनियम है, बात करते हैं जर्मेनियम की।
जर्मेनियम की एनर्जी गैप जो होगा वो होगा 0.01 EV, और सिलिकॉन की जो एनर्जी गैप होगी वो होगी 0.05 EV। ये बात समझ में आ गया। जर्मेनियम की एनर्जी गैप 0.01 EV और सिलिकॉन की एनर्जी गैप 0.05 EV। तो इस तरीके से एन टाइप में मिला है त्रिसंयोजी तत्व, सॉरी पी टाइप में मिलाया गया त्रिसंयोजी तत्व और एन टाइप में मिलाया गया पंचसंयोजी तत्व। अब पी टाइप के जो त्रिसंयोजी के मटेरियल्स हैं, जो नाम है एल्युमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, तो इस तरीके से त्रिसंयोजी है। आलू, बैगन, गाजर, इन, थैला, याद करने का ट्रिक है। अब पंचसंयोजी की बात करें, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। क्लियर। इस तरीके से पंचसंयोजी तत्व मिला दिया गया। और पी टाइप को एक्सेप्टर बोला गया, एन टाइप को डोनर बोला गया। पी टाइप में नेगेटिव आयन, एन टाइप में पॉजिटिव आयन। और पी टाइप में पोल, पी माने पोल, पोल माने होल, तो होल की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, होल्स की संख्या कम होगी। और जर्मेनियम की एनर्जी गैप जो होगा वो 0.01 EV होगा, जबकि सिलिकॉन की एनर्जी गैप 0.05 EV होगा। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को मिला के एक जंक्शन बनेगा। पी टाइप और एन टाइप का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं होता। वो पी टाइप का पदार्थ हो या एन टाइप का पदार्थ हो, दोनों में किसी का अकेला कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक पी टाइप और एन टाइप मिल के ना कोई चीज़ बनाए, तब तक पी का और एन का अलग अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। अब देखिए आगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की। किसकी बात करते हैं? पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन का पूरा नाम लिख देता है, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या हुआ, पीएन जंक्शन डायोड में ये पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थ की चालकता शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन तत्व की अपेक्षा अधिक होती है। जो पी टाइप का पदार्थ है और एन टाइप का पदार्थ है, उसकी चालकता अधिक होगी जर्मेनियम और सिलिकॉन के अर्धचालक से। ये बात समझ आ गई। पी टाइप पदार्थ, एन टाइप के पदार्थ की जो चालकता होगी वो जर्मेनियम और सिलिकॉन पदार्थ की अपेक्षा ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसको पी और एन टाइप मिला के एक पीएन जंक्शन डायोड बना, जिसका काम है एसी को डीसी में बदलना। पीएन जंक्शन डायोड का काम है एसी को डीसी में बदलना। ये बात समझ में आ गया, एसी को डीसी में बदलना। और धारा जो है, या इसको बोल सकते हैं, अथवा जो धारा है उसको एक दिशीय रखना। एक दिशीय मतलब यूनिडायरेक्शनल। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल। एसी को डीसी में बदलना या धारा को एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल रखना या प्रवाहित करना। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। जो इसका सिंबल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से सिंबल बनेगा। ये बोला जाएगा आपका पॉजिटिव, ये है एनोड और ये है नेगेटिव, ये है कैथोड। ठीक, ये है आपका डायोड का सिंबल। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की। कब हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा, कब रिवर्स बायस में होगा, आइए देखते हैं। एक तरफ लिखेंगे फॉरवर्ड बायस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्राविनत। और एक होगा रिवर्स बायस। एक होगा रिवर्स बायस पश्चाविनत। ठीक है। अब हम सबसे पहला पॉइंट देखें। अगर ये मान लीजिए कोई डायोड है, ये कोई डायोड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है,
तो जब हम किसी सेल के पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस। मतलब इस कंडीशन में जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और धारा इसमें ज़्यादा फ्लो होगा। रेजिस्टेंस का मान कम होगा और धारा क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। जबकि आइए हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में हम निगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्लियर। तो इस समय जो होगा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, धारा ना के बराबर फ्लो होगा इसमें। क्लियर। तो इस तरीके से DMRC में एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इस तरीके से सिंबल बना दिया था और पूछा था कौन अग्र अभिनत में है, किसमें धारा बहेगा किसमें धारा नहीं बहेगा। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। अब बात करें कि हम जब पॉजिटिव को क्या जी क्यों नहीं शांत हो रहा है? काहे रो रहा है वो? पानी पिलाओ उसको। पगले ससुर। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस अग्राभिनत और रिवर्स बायस पश्चाभिनत। अब बात करते हैं कि जब हम पॉजिटिव को पी टाइप के पदार्थ को पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं और एन टाइप के पदार्थ को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस में यही उल्टा होगा, पी टाइप पदार्थ को निगेटिव टर्मिनल और एन टाइप पदार्थ को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इस तरीके से यह रिवर्स बायस में होगा। क्लियर। अब फॉरवर्ड बायस में करंट, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस का मान कम होगा और धारा ज़्यादा बहेगा, जबकि रिवर्स बायस में करंट का मान कम नहीं फ्लो होगा और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है तो क्लियर ही है। अब फॉरवर्ड बायस में किसी सर्किट को ऑन पोजीशन में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में तो सर्किट ऑन है और रिवर्स बायस में तो सर्किट क्या है, ऑफ पोजीशन में है। क्लियर। फॉरवर्ड बायस में सर्किट ऑन और रिवर्स बायस में सर्किट ऑफ। अब एक बात करते हैं डिप्लीशन लेयर की बात करते हैं। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर जिसको बोलते हैं हिंदी में अवक्षय परत। अवक्षय परत, जो अवक्षय परत होती है वो फॉरवर्ड बायस में कम होती है। क्या होगी, अवक्षय परत ही कम होगी, जबकि डिप्लीशन लेयर है जो अवक्षय परत रिवर्स बायस में अधिक होती है। अवक्षय परत क्या होती है, अधिक होती है किसमें, रिवर्स बायस में। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान मैक्सिमम होता है और धारा ना के बराबर बहता है, धारा नहीं बहता है। क्लियर। इतना बात समझ में आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से काम कर रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और एक फार्मूला यहाँ पे देखिएगा, जो डिप्लीशन लेयर होता है, जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है ये 1/√2 डोपिंग होती है। ये फार्मूला संबंध संभाल के रखिएगा। जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है 1/√2 डोपिंग, 1/√2 डोपिंग होती है। क्लियर।
स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन, डायोड का स्पेसिफिकेशन करना है। मतलब डायोड जब हम कोई ले रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं तो उस डायोड पे स्पेसिफिकेशन दो होने ज़रूरी है। एक पीक इनवर्स वोल्टेज होना ज़रूरी है और एक आपका सर्ज करंट होना ज़रूरी है। ये पता होना चाहिए कि इस डायोड से सर्ज करंट कितना है या पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है। तो अब हम बात करते हैं डायोड का स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन ऑफ डायोड, स्पेसिफिकेशन ऑफ डायोड। तो डायोड पे स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होना जरूरी है, तो दो विवरण होना जरूरी है किसी डायोड पर। ये बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, और एक जरूरी है सर्ज करंट। एक है पीक इनवर्स वोल्टेज और एक है सर्ज करंट। अब ये कहता है पीक इनवर्स वोल्टेज जो है रिवर्स बायास में डायोड के सिरों पे कितना वोल्टेज आरोपित किया जाए, मैक्सिमम वोल्टेज आरोपित करने से उसमें धारा फ्लो हो जाए। अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायास में डायोड के सिरों पर अधिकतम वोल्टेज आरोपित किया जाने वाला, मतलब रिवर्स बायास, रिवर्स बायास में डायोड के सिरों पर अधिकतम वोल्टेज आरोपित किए जाने वाला, आरोपित किए जा सकने वाला, मतलब ये कंडीशन आएगा VDV। वो रिवर्स कंडीशन में इतना मैक्सिमम वोल्टेज उसको हम दे दें जिस कंडीशन पे वो ब्रेकडाउन वोल्टेज की तरह व्यवहार करने लगे, जो VDV हो जाए, उसकी अचालकता गुण भंग हो जाए और उसमें से धारा फ्लो होने लगे। अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायास में डायोड के सिरों पर अधिकतम वोल्टेज आरोपित किया जा सकने वाला, जिससे वह जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रिवर्स बायास कंडीशन में अपना डायोड काम कर रहा होता है, तो जब इसको हमने नेगेटिव दे दिया, इसको पॉजिटिव दे दिया, तो ये रिवर्स बायास है। तो जब हम एक समय ऐसा आएगा इतना वोल्टेज यहाँ पे हम देने लगेंगे कि ये रिवर्स बायास है जो टूट जाएगा और इसमें से धारा फ्लो हो जाएगी, तो वह मैक्सिमम वोल्टेज क्या कहलाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब बात करते हैं जब सर्ज करंट की, जब किसी भी सर्किट को ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो प्रारंभिक में जो विद्युत धारा, जो अधिकतम विद्युत धारा प्रारंभिक में बहता है उसे बोलते हैं सर्ज करंट। क्या बोलते हैं, जब किसी भी सर्किट को हम ऑन करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में अधिकतम विद्युत धारा जो सर्किट से फ्लो होता है उसी को बोला जाता है सर्ज करंट। उसको क्या बोला गया, सर्ज करंट। क्लियर। इस तरीके से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।